ये इनको अलग करेगा और ये अपनी अपनी दुनिया में जा संजना जा वाले में चले जाएंगे। कोई कीटों द्वारा परागित होंगे, कोई जल द्वारा अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल लेंगे, यानी मादा युग्मक को ढूंढने के लिए निकल लेंगे प्लांट में, है ना। होता है ना, सब आस पड़ोस में मिल जाए तो ठीक है, वरना देश विदेश भी कम पड़ते हैं। चलिए, ज्ञान पूरा लेना है, क्योंकि अल्प ज्ञान महाकल्याण वाली डेफिनेशन सुनी होगी ना, कि थोड़ा ज्ञान विनाश की तरफ ही लेकर जाता है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो बंद कर दो। आप बोलेंगे हाँ मैम बंद कर दो ये बायो नहीं, बायो तो पढ़नी पड़ेगी, तो कोई सोल्यूशन नहीं है भाई। हेलो बच्चों, मैं आ गई हूँ प्रिया राठौर फिर से एक बार लर्न एंड शेयर के चैनल पर, और लेकर बायो का नया पॉइजनस डोज, जहर का डोज, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या पुष्पीय पादपों में जनन। ठीक है, तो कई जगह इसका पादपों में जनन भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नेम पुष्पीय पादपों में जनन है। क्यों, इसका रीजन आपको अभी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में सबसे अच्छा जो सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए वो बायो से बेहतर क्यों कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बायो है सबसे ठंडी। अब आप पूछेंगे क्यों मैम, सारा कुछ अभी बता दूं? अभी नहीं, बताएंगे या तो अगले वीडियो में कि बायो ठंडी क्यों है। तब तक आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में जिए और शुरू करते हैं हम हमारा चैप्टर और देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। चलिए, क्या पढ़ना है चैप्टर में। सबसे पहले हमने लैंगिक जनन पढ़ा था और मैंने कहा था लैंगिक जनन हम सामान्य रूप से पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट में हम इसे फिर से पढ़ेंगे। तो पादपों में लैंगिक जनन, और स्पेशली हम जो पढ़ने वाले हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लैंगिक जनन में जो है वो 3 घटनाएं होती हैं। एक तो होती है निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। तो इन तीनों घटनाओं को हमें पढ़ना है। पहले हम थोड़ा सा समुद्र के ऊपर तैर रहे थे, अब हमें गोते लगाने हैं अंदर और पढ़ना है कि क्या होता है इन सब घटनाओं के अंदर, स्पेशली प्लांट्स में। तो गोते लगाएंगे और ढूंढेंगे, नई डिस्कवरी करेंगे कोई ना कोई। फिर हमें बहुभ्रूणता, असंगत जनन और अनिश्चित फलन पढ़ना है। उसके बाद हमें असंगत जनन के महत्व पढ़ने हैं और ऑब्वियसली अनिश्चित फलन क्या होता है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक एक साथ एक पैराग्राफ में दे रखे हैं, पर क्वेश्चन इनके अलग अलग आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे उन टॉपिक्स को अलग कर दिया है। तो शुरू करते हैं आज के चैप्टर से। और आज का चैप्टर फ्लो जो है वो कुछ ऐसा है कि हमें पढ़ना है निषेचन पूर्व घटनाएं, जिसमें पहली घटना हम पढ़ेंगे पुंकेसर की संरचना, क्योंकि आपको पता है कि लैंगिक जनन में 2 युग्मक चाहिए हमें, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक। तो पहले हम नर युग्मक को बनाएंगे, हाँ हम भी बनाएंगे क्योंकि अधिकार दिया है हमें बायो ने बनाने का। तो पुंकेसर की संरचना देखेंगे हम, क्योंकि आपको पता है कि नर युग्मक पुष्पों में क्या होता है, पुंकेसर होता है। उसके अंदर हम फिर परागकोश की संरचना देखेंगे, लघु बीजाणुधानी की संरचना देखेंगे। उसके बाद टेपिटम, क्या है ये टेपिटम पढ़ते हैं अभी, क्या कार्य होते हैं टेपिटम के वो देखेंगे आज के लेक्चर फ्लो में। और लघु बीजाणु जनन यानी कि पराग कण कैसे बनते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब आप ये डर गए होंगे कि मैम क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाली है क्या, ये क्या लेके आ गई है। तो मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाने नहीं वाली हूँ, ना डराने वाली हूँ, आपको कुछ याद दिलाने वाली हूँ। क्या हम 11th में जा रहे हैं? नहीं, हम 11th में भी नहीं जा रहे। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो पादपों में जनन है, इस चैप्टर का नाम पुष्पीय पादपों में जनन क्यों है और पादपों में जनन क्यों नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पादप ये सारे ही पादप हैं। शैवाल भी पादपों के अंदर ही, प्लांट्स के अंदर ही गिने जाते हैं। ब्रायोफाइटा भी प्लांट्स के अंदर ही गिने जाते हैं, क्योंकि आप इसको बॉटनी में ही पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सभी प्लांट के अंदर ही आते हैं एक तरह से, क्योंकि मैंने आपसे बताया था 2 ही कैटेगरी है भाई, या तो पादप या जंतु। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है ये सब नहीं, इनके जनन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना। तो बोलेंगे आप कब पढ़ेंगे? ये पढ़ेंगे हम बीएससी में, और इतना पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं इनको, और दिमाग घूम जाने वाला होता है, ऐसे लैंगिक जनन होता है इनमें। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ एंजियोस्पर्म में जनन पढ़ने वाले हैं, और एंजियोस्पर्म को ही पुष्पीय पादप कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं में क्या होता है, जो हम टिपिकल पुष्प की बात करते हैं यानी प्रारूपिक पुष्प की बात करते हैं, वो एंजियोस्पर्म में बनता है। बाकी सब में पुष्प या तो बनते ही नहीं है, और बनते हैं तो थोड़े से डिफरेंट टाइप के बनते हैं। जैसे आपको मैं बताती हूँ, मार्केंशिया जो आपने देखा था,
पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में जब हमने क्या पढ़ा था, जब हमने लैंगिक जनन पढ़ा था, मैंने आपको मार्केंशिया के बारे में एक फोटो दिखाया था, ऐसे कि ये नर होता है और एक मादा होती है, उसमें ऐसा फूल सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, है ना, एक नर युग्मक था, एक मादा युग्मक था। ये पुष्प नहीं है, ये पूरा के पूरा ही क्या है, नर युग्मक धानी यानी लघु बीजाणुधानी है, ये फूल नहीं है। फूल में तो दल, बाह्य दल सब कुछ होते हैं, तो ये फूल नहीं है। तो इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर है या लैंगिक जनन है बहुत ही कॉम्प्लिकेटिव है, इतना हम पढ़ेंगे बीएससी में जाके। अभी हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पादपों में जनन पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं पुष्पीय पादपों में जनन। चलिए अब क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं सबसे पहले। अब कई बच्चों को, हमें भी बीएससी में आने तक मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा कि वो उनको पता ही नहीं होता लघु बीजाणुधानी क्या होती है, परागकण क्या होता है, लघु बीजाणु क्या होता है। कई बार तो वो लघु बीजाणुधानी, परागकोश और परागकण तीनों एक ही समझते हैं, और शायद आप में से बहुत से लोग एक ही समझते होंगे। तो आज और अभी अपने इस क्वेश्चन मार्क को सीधा स्ट्रेट बना दीजिए, क्योंकि आपको बताती हूं मैं कि एग्जैक्टली होता क्या है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी, परागकण, इतने सारे नाम आने वाले ना बुक में कि सब कुछ मिक्स हो जाने वाला है। तो हम देखेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। अब निषेचन पूर्व घटना में जैसे हमने बताया कि हमें नर युग्मक को बनाना है और मादा युग्मक को बनाना पड़ेगा, क्योंकि निषेचन से पहले ये दो चीजें हमें चाहिए। तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे नर युग्मक। कैसे बनता है, क्यों बनता है, सारा देखेंगे, सारी सीआईडी देखेंगे, क्राइम ब्रांच गोगो बन जाएंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे लघु बीजाणु, जिसे कि परागकण कहते हैं, का निर्माण कैसे होता है, और उसमें कहाँ निर्माण होता है इसका। तो आपने फूल के अंदर पुंकेसर देखा होगा, अभी बताते हैं कि क्या देखा है, पुंकेसर कहाँ होता है। तो अगर आपको अभी भी नहीं पता है कि फूल के अंदर पुंकेसर, वैसे हम अभी बोर्ड पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर देखेंगे, लेकिन अभी भी आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरा प्रैक्टिकल वीडियो जो पुष्पीय संरचनाओं वाला वीडियो है, पुष्प की संरचना और कुछ मुख्य बिंदु, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लस आपको वो यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप उस पूरे प्रैक्टिकल को देखिए, उसमें पूरे चैप्टर में जितने जितने पॉइंट आ रहे हैं उस पर एक प्रैक्टिकल बनाया हुआ है लाइव, ठीक है। तो पुंकेसर होगा, पुंकेसर के अंदर होती है लघु बीजाणुधानी, और लघु बीजाणुधानी के अंदर बनता है परागकण, ठीक है। इसी तरह होता है गुरु बीजाणु, जिसको हम अंड कोशिका कहते हैं। तो गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करना है या अंड कोशिका का निर्माण करना है, जो कि हमारा क्या है, मादा युग्मक होगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है, वो कहाँ होता है, वो स्त्री केसर में होता है। स्त्री केसर के अंदर होती है गुरु बीजाणुधानी, और गुरु बीजाणुधानी के अंदर बनती है अंड कोशिका। तो अभी कंफ्यूजन क्लियर कि कौन कहाँ है, सबका एड्रेस पता चल गया कि कहाँ ढूंढना है सबको, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम क्या होता है फूल, थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं कि पुष्प क्या होता है, पुष्प की संरचना क्या होती है। क्या होता है पुष्प, ये देखिए, ये है आपके पुष्प के दल, ठीक है। ये है जहां पे पुष्प उपस्थित होता है, जिस पर प्रेजेंट होता है, जिस पर लगा होता है, उसे हम कहते हैं पुष्पासन। वैसे आपने बहुत पढ़ा होगा पुष्पासन वगैरह सभी, लेकिन बस मेरा एक इतना सा ट्रायल है कि आप कुछ रह नहीं जाए, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं हो। तो ये होते हैं इसके दल, ठीक है। और ये पुष्पासन होता है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये जो होते हैं ये होते हैं इसके बाहरी दल, जिसको हम क्या कहते हैं। पूरा प्रैक्टिकल वीडियो देखिएगा आप, पूरा उसमें सब कुछ बताया गया है लाइव फ्लावर के साथ, और बहुत सारी परागगण और अंडाशय भी बताए हुए हैं, तो उसको जरूर देखिएगा एंड तक। चलिए, तो ये है बाह्य दल जिसको हम सेपल्स बोलते हैं, और ये है हमारे दल जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, जो कलरफुल होते हैं, ठीक है। यहां पे पुष्पासन से लगी हुई होती है हमारी स्त्रीधानी, जहां पे क्या होगा, अंड कोशिका बनेगी।
सब में अलग अलग होती है, डिफरेंट फ्लावर में ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। हम प्रारूपिक, प्रारूपिक इसीलिए वर्ड बोल दिया जाता है कि एक सिंपल फ्लावर की बात कर रहे हैं, वरना स्ट्रक्चर तो बहुत अलग अलग संरचनाओं में अलग अलग, हर फूल में अलग तरह की स्त्रीदानी मिलेगी आपको। तो यहाँ पे होती है स्त्रीदानी। अब स्त्रीदानी में क्या होता है, यहाँ पे तो होता है अंडाशय, ठीक है। ये क्या होती है, वर्तिका। ये क्या होता है, वर्तिकाग्र। और इन तीनों को मिला के हमारी क्या बनती है, इन तीनों को मिला के मतलब ये पूरा ही स्ट्रक्चर जो है ये वाला है हमारी स्त्रीधानी या स्त्री केसर, जिसको आप क्या कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, गाइनोशियम कहते हैं। अब आते हैं एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसर पर। स्त्री केसर देख लिया, स्त्री केसर में ये अंडाशय होगा, अंडाशय के अंदर आपको गुरु बीजाणुधानी मिलेगी और गुरु बीजाणुधानी के अंदर गुरु बीजाणु या अंड बनेगा, ठीक है, यहां बनेगा। ये बता देती हूं मैं आपको, ये है अंडाशय, इसके अंदर होगी हमारी गुरु बीजाणुधानी, या कई बार इस पूरे को ही गुरु बीजाणुधानी भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि गुरु बीजाणु बनाती है। चलिए अब बात करते हैं नर युग्मक। नर युग्मक बनते हैं एक कुछ ऐसी संरचना में जिसे हम कहते हैं पुंकेसर। एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, अनंत भी हो सकते हैं, ठीक है। और एक होंगे तो क्या कहेंगे, दो होंगे तो क्या कहेंगे, ये सब 11th में पढ़ा है और मैंने उस प्रैक्टिकल वीडियो में फिर से बताया है, तो उसको जरूर देखना, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें काम में आने वाली है आगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है, बायो की पॉलिसी चैप्टर के साथ भी, चैप्टर के बाद भी, ठीक है, ये चलता रहेगा सब कुछ। तो अब भी फिर से कंफ्यूजन दूर कर लेना। ये है हमारा पुंकेसर, जिसे हम क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं, या लघु बीजाणुधानी। कहाँ होती है लघु बीजाणुधानी, तो ये पुंकेसर होता है। अभी इसका एक पूरी संरचना हम देखेंगे। ये तो पूरा पुंकेसर है, मतलब ये यहां से यहां तक पुंकेसर है। अब पुंकेसर की संरचना मैं आपको डिटेल में बता रही हूं अभी नेक्स्ट में। अभी वर्तिका इसलिए बता दिया क्योंकि हमें थोड़ा सा देखना था कि होता क्या है, इसको भी पढ़ेंगे जब इसका नंबर आएगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं पुंकेसर। यहां पे बनते हैं आपके परागकण, ठीक है। अब देख लेते हैं पुंकेसर की क्या संरचना होती है। तो ये फ्लावर है, इसी में करना है हमें जनन और इसी को पढ़ना है, ठीक है। चलिए आ जाइए अब पुंकेसर देख लेते हैं। तो पुंकेसर की संरचना देखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं। कैसा होता है पुंकेसर, यह पुष्पादर्शन पर सामान्यतः दलपुंज व जायांग के मध्य स्थित होता है। अब ये जायांग क्या है, ये जायांग भाई इसी का निकनेम है स्त्री केसर का, गाइनोशियम। इसलिए इंग्लिश वर्ड याद करना बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें गाइनोशियम भी उसी को कहते हैं और जिसको जो है जायांग भी उसी को कहते हैं। और दलपुंज, पेटल्स बताए जो मैंने आपको, कलरफुल, वो एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसे दलपुंज कहते हैं। तो उनके बीच में कहीं स्थित होता है। देखा आपने अभी, ये देखिए ये दल है पीले पीले, और ये पुंकेसर है और ये जायांग, इसके बीच में कहीं उपस्थित होता है। चलिए दूसरा है, एक पुंकेसर दो भागों में बटा होता है, डंठल तंतु यानी फिलामेंट व परागकोश यानी एंथर। कैसे दो भाग, ये रहा हमारा पुंकेसर, चिंता मत करो अब भी बना देते हैं। फिर से बोल रही हूं, ये एक प्रारूपिक पुंकेसर है, हमेशा सब में अलग, किसी में ऐसा डॉट जैसा भी मिल सकता है और किसी में से तो ऐसे दिखेंगे ही नहीं, ढूंढते रह जाओगे वाला हिसाब भी होता है। जैसे आप मैरीगोल्ड देखते हैं ना, वो गेंदे का फूल, सनफ्लावर, मुश्किल है थोड़ा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पुंकेसर है, इसमें दो भाग होते हैं। पहला है ये जो डंडी लगी हुई है, इसे हम बोलते हैं डंठल तंतु। कई बुक्स में सिर्फ तंतु ही लिखा हुआ है,
कई बुक्स में पुंकेसर तंतु भी लिखा हुआ है, तो ये ठीक है। ये क्या करता है, ये पुष्पासन से इसे जोड़ने का काम करता है, आधार से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये है हमारा परागकोश। जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे फिलामेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे एंथर कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसे प्रिया राठौर कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये है फिलामेंट, ये एंथर। तो दो स्ट्रक्चर हो गए। आगे पढ़ते हैं क्या कह रही है कहानी। डंठल पुष्पासन से जोड़ता है, भाई हो गया। डंठल के दूरस्थ सिरे पर परागकोश होता है। ये डंठल है, इसका दूरस्थ सिरा मतलब दूर कहीं परागकोश होता है, तो ये परागकोश दिखा दिया। ये स्ट्रक्चर खत्म, ठीक है। इसी परागकोश में क्या होंगे, इसी परागकोश में लघु बीजाणुधानी होती है, जो शुरू में मैंने बताया। चाहते हैं एक बार फिर से देखना, ये देखिए पुंकेसर के ऊपर परागकोश, परागकोश में लघु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी में परागकण, ठीक है। अब देख लेते हैं परागकोश के बारे में। अब कहाँ जा रहे हैं हम, पहले पूरा वोल स्ट्रक्चर देखा, अब परागकोश को खोलने वाले, काटने वाले हैं उसको, ठीक है। परागकोश की संरचना, एक प्रारूपिक पराग, हर जगह प्रारूपिक वर्ड लिखा हुआ है, मतलब हम किसी एक की बात कर रहे हैं क्योंकि सब में अलग अलग है। परागकोश द्विपालित होता है। अभी मैंने बनाया था, आपने देखा होगा, कुछ ऐसा बनाया था, ठीक है। या फिर आप और अच्छा ऐसा बना सकते हैं, बढ़िया सा, है ना, मस्त सुंदर एकदम लल्लन टॉप। तो ये द्विपालित, द्विपालित का मतलब दो पालियां हैं, इसमें दो लोब से, पाली का मतलब लोब, तो एक लोब ये रहा और एक लोब ये रहा, तो ये कैसा है, द्विपालित है। अब प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ अर्थात द्विकोष्ठीय, हर एक पाली में, जैसे ये पाली है, इसमें फिर से क्या है, दो कोश स्थित है, इस तरह से ये रहे कोश, दो कोश, इसीलिए से एक पाली में दो कोश है, दूसरी में भी दो कोश है, तो ये कैसे हो गए, चार कोष्ठ हो गए। यानी कि एक पाली की बात करें तो द्विकोष्ठी हो गया, तो यह द्विकोष्ठी होता है। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय, 2 और 2 4, सबको पता है, चतुष्कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक एक लघु बीजाणुधानी होती है, एक एक लघु, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको डिटेल स्ट्रक्चर बताती हूँ। ये है हमारा क्या, परागकोश, ठीक है। ये है हमारी एक पाली, यहां से यहां तक, ये क्या है, पाली, और दो पालियां हैं तो ये द्विपालित हो गया। प्रत्येक पाली में फिर से क्या है, दो लघु बीजाणुधानी उपस्थित है, ठीक है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ है। अब ये प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ का मतलब क्या है कि ऊपर से तो ये सिर्फ यहीं से खाच दिखती है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसा बुक में बना हुआ है एनसीईआरटी की। ये देखिए, ठीक है, ऊपर से ऐसा, अंदर से, इसके दिखाने के दांत और है, खाने के और है, ठीक है। तो अब ये एक पाली और एक पाली में दो कोश, 1 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छा बना दें, ऐसा वाला। ये दो कोष्ठ हो गए, ये एक क्या है, ये एक कोष्ठ है, तो ये द्विकोष्ठी हो गया। प्रत्येक कोष्ठ में एक क्या है, लघु बीजाणुधानी, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम ध्यान रखना हो, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो ये हो गई यहां तक की बात। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है, प्रत्येक पाली में दो, मतलब एक पाली में दो लघु बीजाणुधानी। ये बात खत्म, आगे चलते हैं। चलिए, अब लघु बीजाणुधानी को खोलेंगे, वो जो थी ना 4, उसको खोलते हैं। तो पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, इसी में हम क्या करेंगे, सारी चीजें देखेंगे। ये आपका एक लोब हो गया,
आधा ही बना रही हूं मैं, ठीक है, उधर वाला पार्ट नहीं बना रही, उससे थोड़ी दुश्मनी है मेरी। चलिए अब ये है, इसमें क्या है, यहाँ पे क्या है, लघु बीजाणुधानी। ये लघु बीजाणुधानी हो गई। अब लघु बीजाणुधानी 4 होती है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक ही में 4 बना रही हूं, अलग अलग स्टेजेस। ध्यान से सुनना, एक ही फ्लावर में 4 अलग अलग चीजें नहीं चलती, लेकिन क्योंकि हमें 4 अलग अलग बार बनानी ना पड़े, एक ही डायग्राम में आपको काफी कुछ समझ में आ जाए, इसीलिए मैं क्या कह रही हूँ कि ये ऐसी 4 होती है, पर मैं इसी को नंबर 1 स्टेप दे दूंगी, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और चौथा, ठीक है, जरूरत पड़ी तो। वैसे 3 स्टेप में काम हो जाएगा, ताकि आप कैसे इसका वृद्धि होती है ये अच्छी तरह से एक ही डायग्राम में देख पाए। तो जब परागकोश अपरिपक्व होता है तो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। लघु बीजाणुधानी पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती, सिर्फ ऐसे गोले जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है। जब तक लघु बीजाणुधानी परिपक्व नहीं होती तब तक इसको लघु बीजाणुधानी ही कहते हैं। जब ये परिपक्व हो जाता है, मतलब लघु बीजाणु बनने के लिए तैयार हो जाता है, तो इसे परागकोश कहा दिया जाता है, इस वाले भाग को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें 4 भित्तीय परतें होती है। क्या परतें होती है, तो आपको यहाँ पे एक परत दिख रही होगी, है ना, परागकोश के बाहर ये परागकोश है, ठीक है, और ये आपका क्या है, पूरा के पूरा जो अभी देखा परागकोश, ठीक है, परागकोश। इसमें 4 परतें होती हैं। अब ये 4 परतें का मतलब नंबर वाइज 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, 4 प्रकार की परतें होती हैं, उसके कहने का मतलब। पहली होती है भित्ति बाहरी त्वचा, इसको अलग कलर से बनाएंगे थोड़ा। पहली वाली परत होती है बाहरी त्वचा, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस भी बोलते हैं। कैसी होती है ये होती है चपटी चपटी इस तरह की। ये होती है सिंगल लेयर, मतलब एक ही परत होती है, एक परत, ठीक है, पहली परत। अब ये पूरी जगह होगी, मैं पूरे में नहीं बना रही, थोड़ी आलसी हूं मैं। चलिए, और एक कोशिकी होती है, मतलब सब में क्या होगा, एक एक केंद्रक होगा और कोशिका होगी, चपटी कोशिकाएं होती है। इनका क्या काम होता है, ये डेहिसेंस मतलब स्पुटन समझते हैं, जब पराग कण बन जाएंगे तो बाहर निकालना पड़ेगा ना इनको मादा युग्मक से मिलाने के लिए, तो ये जब फूटेगा तो उसमें ये मदद करती है स्पुटन में। साथ ही पराग कोश को क्या प्रदान कर रही है, सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो इसके 2 काम हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एंडोथीशियम या एंडोशियम भी कहा जाता है, कई बुक्स में सब लिखते हैं। हिंदी वाला वर्ड है अंतस्थिशियम या अंतस्त्वचा भी कहा जाता है इसको, बहुत सारे नाम है, ठीक है, तो कोई भी लिखे सही है। ये होती है कम से कम एक परत, ठीक है। और ये कैसी होती है, ये होती है रेडियल समझते हैं, अरीय रूप से, कुछ इस तरह से, ऐसे, एक परतीय, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी परत, ये एक परतीय होती है। अब होती है तीसरी परत, इसका क्या काम होता है, ये भी स्पुटन में सहायक है। इसमें क्या होता है, कैलोज, इसके अंदर बीच बीच में कहीं कहीं पे क्या होती है, कैलोज दिखनी होती है। जनरल नॉलेज छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाला, कि इसमें क्या होता है, कैलोज टिश्यू होता है, कैलोज भी लिखते हैं कई जगह, टिश्यू होता है, बना नहीं सकते उसको। क्या काम होता है उसका, वही इसको पैक करके रखना, ठीक है, पानी से हवा से रेजिस्टेंस करना, प्रतिशोधक क्षमता की, अंदर पानी ना बन जाए, फूल नहीं जाए, ऐसे, ठीक है, तो उसमें हेल्प करता है। तो तीसरी होती है हमारी मध्य परत, इसको हम बनाएंगे भाई साहब। चलिए, ये होती है 3 से 4 परतीय, और ये जनरली पैरेन्काइमेटस यानी कि जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती है, नॉर्मल सेल्स वैसी होती है, गोल गोल। और कितनी परत होती है इसकी, 3 से 4, सब में नहीं बना रही, सिर्फ तीसरी परत 3 से 4 परतों में होती है। और कैसी होती है, तो ये हो गई सफेद वाली, ये दूसरी होती है एंडोशियम ब्लू, और तीसरी होती है बाहरी परत जो थी हमारी
येलो कलर की रेडियल वाली। अब आती है मेन परत जो है टेपिटम, जिसको सबसे आंतरिक परत कहा जाता है, टेपिटम होती है। टेपिटम कैसी होती है? पिरामिड शेप की, इस तरह से। और ये कहाँ होती है? ये होती है आपके ये जो पराग कोश है उसके अंदर, ठीक है। ये हो गई हमारी टेपिटम, बहुत इंपॉर्टेंट परत है, जो एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, जिसको मैंने लिखा भी अभी नीचे। तो टेपिटम होती है, तो ये 4 परत होती है जिससे मिलकर हमारा परागकोश बना होता है। और अंदर कुछ ऊतक होते हैं जिन्हें नॉर्मल ऊतक, जो नॉर्मल कोशिकाओं से बने होते हैं, जिसे बीजाणु ऊतक भी कहते हैं। कब तक? जब तक ये परिपक्व ना हो जाए, यानी कि परागकण या लघु बीजाणु बनाने के लिए तैयार नहीं हो जाए, तब तक इसे बीजाणु ऊतक कहते हैं। जब ये बीजाणु ऊतक परागकोश यानी परिपक्व हो जाता है तो इसे परागकोश कह देते हैं। उस टाइम क्या होता है? उस समय ये चीज होती है कि ये जो आपका क्या था, अब मैं सिर्फ रफ आइडिया बना रही हूं, ये आपकी जो टेपिटम सेल्स है, धीरे धीरे इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं मरने लग जाती है। जो मर जाती है उनको जिंदा कोशिकाएं अवशोषित कर लेती है और पोषण प्रदान कर लेती है, और कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती है, एक दूसरे से दूर हो जाती है, क्योंकि खाली जगह हो जाएगी, है ना। देश में जनसंख्या कम करना हो तो क्या करें? लोगों को मार दें, ऐसे यहाँ पे होता है, ठीक है। तो जगह मिल जाती है, अच्छा फैल फुला के सो रहे हैं ये, ठीक है। तो अब ये इस चीज को हम क्या बोलते हैं? परागकोश। अब ये परिपक्व हो चुका है, और अब इसको बीजाणु ऊतक नहीं बोलेंगे, अब इसको लघु बीजाणु ऊतक बोलेंगे या लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोलेंगे। अभी आ रहा है आगे, इंतजार करो, सेलिब्रिटी है, देर से आते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि कैसी होती है। नोट्स में आपको इसका अच्छा सा बढ़िया सा डायग्राम मिल जाएगा। लेयर्स को कलरफुल बनाया है ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टेपिटम के कार्य, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट हीरो है ये, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। टेपिटम के कार्य बुक में दिया हुआ है, एक आपको बताऊंगी, 4 3 यहाँ, एक मैं बताऊंगी अपनी तरफ से, मैंने निकाला है। यह विकसित हो रही लघु बीजाणु, लघु बीजाणु समझ गए ना, बार बार लिख रही हूं, परागकण को पोषण प्रदान करता है। अभी बताया कि जब परागकण बन जाएंगे तो मर जाएंगे, खाने पीने को तो कुछ चाहिए ना, जब तक वो मादा युग्मक से मिले ना एनर्जी वहां तक पहुंचने के लिए, तो उनको क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान करेगा। दूसरा, इसमें एक कैलेज एंजाइम का स्त्रावण होता है या करता है। अब ये कैलेज क्या है? अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में कैलोज नाम बताया, कैलोज नाम लिखा था कि इन कोशिकाओं में कैलोज होता है, ऐसा ही कैलोज अंदर वाली कोशिकाओं में भी होता है, ठीक है। ये क्या काम करता है? ये जब परागकण बनते हैं, यानी कि परागकण बनते हैं ना, ये परागकण यानी लघु बीजाणु बनता है, तो वो ऐसा नहीं एक कण नहीं होता, शुरू में 4 परागकण एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं और उनके बीच में होता है कैलोज जो उनको जोड़ के रखता है। ये आपको 4 दिखाने के लिए बना है, जनरली बुक्स में ऐसे बने होता है चतुष्क के रूप में, मतलब 3 आगे है और एक पीछे। अब ये चिपके हुए हैं, ये एक परागकण है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ये चिपके हुए हैं तो इनके बीच में क्या है? वैसा ही कैलोज है। इस कैलोज को गलाने के लिए टेपिटम जो है वो कैलेज एंजाइम स्रावित करती है, जो इनको बाद में क्या करेगा? अलग करेगा, फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाएगा, ठीक है। तो ये एंजाइम स्रावित करती है और ये क्या करता है? बीजाणु के स्फुटन में सहायक यानी डेहिसेंस में सहायक होता है। यह पराग किट का भी निर्माण करता है। पराग किट क्या होता है? पराग किट होता है, हिबिस्कस को ले लेते हैं, जिसको मैंने अपनी लैंग्वेज में राष्ट्रीय फूल घोषित करा हुआ है कि हिबिस्कस के आप अगर पराग पुंकेसर देखें, ऐसे पीले पीले जो होते हैं, ऐसे लगे होते हैं ना, अगर हिबिस्कस के फ्लावर को आप अपने हथेली पर ऐसे झटकेंगे तो वो पीले कलर का पाउडर छोड़ता है। वो जो पीला कलर है वही पराग किट है। ये पराग किट सब में नहीं बनता। क्या है? पराग किट एक वसा युक्त चिपचिपा पदार्थ है। कहाँ काम आता है ये काम आता है मैसेंजर में। तो हमने जब पढ़े थे कि नर युग्मक को मादा युग्मक को मिलाने के लिए
जो मैसेंजर काम करते हैं, माध्यम, उसमें एक कीट होता है, मतलब इंसेक्ट्स भी क्या करते हैं, नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जो कीट परागित पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, कीट से परागण होता है, यानी कि कीट से नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। पिछले क्लास में पढ़ा था कीट द्वारा परागण, माध्यम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये जो कीट होते हैं ये क्या होते हैं, जब हिबिस्कस पे या जहां पे भी पराग कीट बनता है, सब में नहीं बनता, बैठते हैं तो ये पराग कीट परागकण सहित इनके पैरों में चिपक जाता है। फिर जब ये मादा पुष्प पे या दूसरे पुष्प पे जाते हैं तो वहां पे ये रिलीज होके मादा के वर्तिकाग्र पर गिर जाता है, ठीक है। तो ये है पराग कीट। इसको भी नोट्स में मैंने अलग से लिखा हुआ है ताकि आपको परिभाषा पूछ ली जाए तो आप बता सकें, कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चौथा, टाइप इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट्स में लिखवाया है। टेपिटम क्या करता है, एक स्पोरोलेनिन, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, स्पोरोपोलेनिन पादप जगत में पाया जाने वाला सबसे कठोर एंजाइम है या कठोर प्रोटीन है, ठीक है, या तत्व है, कुछ भी नहीं तो आप तत्व बोल दीजिए। सबसे कठोर तत्व ये स्रावित करता है। अब इसका कठोरता से क्या लेना देना, ये लेना देना है कि परागकण मान लो कहीं पड़ा है, अब मैं परागकण बोल रही हूँ, वो चतुष्क नहीं बोल रही, ठीक है, एक परागकण ये कहीं पड़ा है, सालों तक पड़ा है, तो ये स्पोरोलेनिन इतना कठोर होता है कि धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी सबसे परागकण को क्या करके रखेगा, सुरक्षित करेगा। जैकेट है ये इसका, बॉडीगार्ड, ठीक है। सबसे कठोर पूछा हुआ है कहीं नीट जैसी एग्जाम्स में भी कि स्पोरोलेनिन क्या है, या पादप जगत में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम तत्व ये है स्पोरोलेनिन। एक एंजाइम है जो टेपिटम से स्रावित होता है, ठीक है, गॉट इट। अभी स्पोरोलेनिन को बाद में भी पढ़ेंगे एक बार। तो ये है इसके 4 कार्य जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ज्ञान पूरा लेना है क्योंकि अल्प ज्ञान महाकल्याण वाली डेफिनेशन सुनी होगी ना कि थोड़ा ज्ञान विनाश की तरफ ही लेकर जाता है। पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, नहीं तो बंद कर दो। आप बोलेंगे हाँ मैम बंद कर दो ये बायो, नहीं, बायो तो पढ़नी पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई। चलिए, लघु बीजाणु जनन, परागकोश देख लिया, परागकोश में पुंकेसर देख लिया, ठीक है, पुंकेसर में परागकोश देख लिया, परागकोश में लघु बीजाणु धानी देख ली, गॉट इट। अब लघु बीजाणु धानी में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, ये लघु बीजाणु धानी है, इसमें हमने बनाई थी टेपिटम आदि बना रही हूं, ठीक है, आलसी। चलिए, अब बीच में मैंने आपको बोला एक उत्तक होता है जो क्या करता है, बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं और मरने के बाद जो बची हुई कोशिकाएं होती है वो उसको अवशोषित कर लेती है और एक क्या बना रहे, जो बच जाती है वो कोशिकाएं वृद्धि कर लेती है, ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है ये, ठीक है, और परागकोश में परिवर्तित हो जाता है। और अब जो ये कोशिकाएं बनी है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्यों मात्र, क्योंकि ये परागकण को जन्म देने वाली है। चलिए, एक बार मैं आपको यहां समझा रही हूँ, वैसे मैंने वहां समझाने के लिए कहा था कि इसी में 4 बना देते हैं, लेकिन क्योंकि लिखा हुआ है यहाँ पे तो मुझे लग रहा है आपको ज्यादा समझ में यहाँ आएगा। उसी डायग्राम में आप 4 स्टेजेस भी बना सकते हैं। चलिए, तो क्या होगा, ये अलग अलग हो गए। अब क्या होगा, यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहली लाइन, बीजाणु जनन उत्तक बताया था, ये जो उत्तक है वो बीजाणु जनन उत्तक है। उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, ये 2 होंगे 4 होंगे वृद्धि करेंगे और क्या हो जाएंगे, समसूत्री विभाजन होगा तो बहुत सारी संख्या में बन जाएंगे। प्रत्येक कोशिका द्विगुणित होगी, ऑब्वियसली समसूत्री विभाजन हो रहा है, पुष्पीय पादप द्विगुणित पादप होते हैं तो उनकी कोशिकाएं भी कैसी होंगी, द्विगुणित, और क्या बना लेगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। आगे अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेंगी। आगे ये लघु बीजाणु मतलब परागकण, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना परागकण 4 के जोड़े में रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये कोशिकाएं क्या करेंगी, पहले 2n है,
ये जो लघु बीजाणु माध्यम, जिसको MMC भी बोलते हैं, माइक्रो स्पोर मदर सेल, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। अब ये क्या करेगी, एक कोशिका, मैं अब एक कोशिका की बात कर रही हूँ, सिर्फ इसकी, सबकी नहीं बात कर रही, सब करती है लेकिन हम एक को लेकर चल रहे हैं। एक कोशिका में क्या होगा, विभाजन होगा, और कैसा विभाजन होगा, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन से चार लघु बीजाणु बनेंगे, लेकिन वो कैसे बनेंगे, वो अलग अलग तरीकों से बनते हैं। मतलब किसी में मैंने आपसे कहा ऐसे भी बनते हैं, मतलब 3 आगे और एक पीछे 3D वे में, किसी में ऐसे सीधे सीधे भी बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4, और बहुत से पादपों में वैरायटी है, लेकिन टिपिकल प्रारूपिक की जब हम बात करते हैं तो ये वाला बनाते हैं, ठीक है। तो 4 लघु बीजाणु यानी कि क्या बनेंगे, परागकण। ये चारों आप देख रहे हैं कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, तो इसको हम चतुष्क बोल देते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे। चारों लघु बीजाणु कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, और किससे जुड़ी होती है, अभी बताया कैलोस भाई साहब से, ठीक है, उन्हें लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। खत्म। यही चतुष्क परिपक्व होकर जब इनका टाइम आएगा तो ये चारों अलग हो जाएंगे, और अलग कौन करेगा, टेपिटम से स्रावित होने वाला कैलिस, ये इनको अलग करेगा, और ये अपनी अपनी दुनिया में जा संजना जा वाले में चले जाएंगे। कोई कीटों द्वारा परागित होंगे, कोई जल द्वारा अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए निकल लेंगे, यानी मादा युग्मक को ढूंढने के लिए निकल लेंगे फ्लावर पे। वही होगी पड़ोस में, मतलब अगर फ्लावर द्विलिंगी है, मतलब उसी पराग कोश और नीचे स्त्री कैसा रहे तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एक लिंगी है तो कहीं दूर भटकना पड़ेगा ढूंढने के लिए। चलिए, है ना, होता है ना, सब आस पड़ोस में मिल जाए तो ठीक है, वरना देश विदेश भी कम पड़ते हैं। चलिए, तो ये बन गया है हमारा परागकण। आई बात समझ में? तो आज के लिए यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि परागकण कैसे दिखते हैं, ये तो चतुष्क है, ये अलग होने के बाद कैसे दिखते हैं, पूरा थोड़ी सी मेरे को CID करनी पड़ेगी, एजेंट बनना पड़ेगा, कुछ फोटोग्राफ लेकर आने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन परागकण अगर आपको देखने हैं तो प्रैक्टिकल वीडियो जरूर देखिए, पूरे चैप्टर का बहुत कुछ है, और 11th में अगर जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर होने वाली है। चलिए, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में और करते हैं CID गिरी परागकण की। और बायो क्यों ठंडी है जानने के लिए देखिए अगला वीडियो लेक्चर।